गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट आप क्लास 11th। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके समक्ष आपके इंग्लिश हॉर्नबिल से लेसन 2 जिसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम लोग साथ साथ हो सकते हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। इसकी समरी लीजिए हिंदी में। बेटा बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि कहानी थोड़ी टिपिकल है। इसके लेखक हैं गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। जो गॉर्डन कुक है ये बेटा एक ओलंपिक नाविक था जिन्होंने ओलंपिक में नौका दौड़ को जीता था। गॉर्डन कुक जो थे वो 3 दिसंबर सन 1978 को पैदा हुए थे और एक कप्तान थे जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी दुनिया का सैर किसने? कैप्टन जेम्स कुक ने पूरी दुनिया की यात्रा को समुद्र के माध्यम से किया था। आज पुनः उस यात्रा को दोहराने के लिए आपका लेखक समुद्री यात्रा प्रारंभ किया। इसलिए जुलाई सन 1976, ध्यान दीजिएगा, जुलाई सन 1976 को प्लाईमाउथ की, कौन सा स्थान? प्लाईमाउथ की समुद्री यात्रा पर आपका लेखक कौन? गॉर्डन कुक निकलता है अपनी पत्नी जिसका नाम मैरी था और अपने बच्चे बेटा जिसका नाम जॉनथन था जिसकी आयु 6 वर्ष थी और अपनी पुत्री जिसका नाम सुजैन था जिसकी आयु 7 वर्ष थी के साथ उस समुद्री यात्रा को लांघने के लिए निकल पड़ता है जिस समुद्री यात्रा को कप्तान जेम्स ने पूरा किया था। आज लेखक की आयु 37 वर्ष की है। वह एक व्यापारी है। आज लेखक और उसकी पत्नी मैरी बड़े लंबे समय से दोनों अपने दिमाग में खोज का एक अनुगमन रखे हुए थे कि हम लोग दुनिया की सैर करने के लिए निकलेंगे और खोजेंगे कि दुनिया में कौन सी क्या चीज है। आज उस समय आ गया कि आपके ये लेखक ब्रिटिश समुद्री यात्रा पर निकल पड़ते हैं ताकि वे अपनी समुद्री यात्रा करने की क्षमताओं को विकसित कर सके और साथ ही साथ नई चीजों को खोज सके। बेटा यात्रा पर निकलने के लिए उनके लिए 23 मीटर लंबी नाव बनाई गई और उस नाव का वजन था 30 टन और नाव जो थी वो बेबुआ आकार की थी। बेबुआ आकार एक आकार होता है जिस तरह की नाव बनती है और खराब से खराब मौसम में वह नाव अच्छी तरह से परिचालन क्रिया में सिद्ध हो सके उसे खूब अच्छी तरह से परिचित किया गया। ये लोगों ने इनकी यात्रा 3 वर्ष की यात्रा थी जो बड़े ही नियोजित ढंग से की गई यात्रा थी। 5000 इसलिए 5000 किलोमीटर की यात्रा पहले ट्रिप में इन्होंने प्रारंभ किया और ये लोग अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होते हुए केप टाउन पहुंचे। पहली यात्रा जो 500,000 किलोमीटर की प्रारंभ की गई थी उस यात्रा में ये लोग अफ्रीका के किनारे होते होते कहां पहुंच गए? बेटा केप टाउन पहुंच गए। यह यात्रा बड़े ही मनोरम ढंग से पूर्ण हो गई।
जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो खराब सागर दक्षिणी हिंद सागर पड़ जाता है। सामना करने के लिए खराब दक्षिणी हिंद सागर का सामना करने के लिए इन्होंने 2 नाविक अपने साथ ले लिया। एक थे लैरी विजिल जो कि अमेरिका के निवासी थे और दूसरा एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे जिसका नाम था हार्ब सिगलर। बेटा लैरी विजिल और हार्ब सिगलर 2 नाविकों को अपने साथ इसलिए ले लिया ताकि जहां पर समुद्र में कोई विपदा आए उस विपदा से हम अच्छी तरह से निपट सकें। बेटा जब केप टाउन से ये लोग अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं तो तेज हवाओं का सामना तो इन्हें करना पड़ा, लेकिन तेज हवाओं से इन्हें कोई डर नहीं था। और ये तेज हवा सप्ताह भर लगातार चलती रही, लेकिन तेज हवा के साथ साथ जो जल में उठाव हो रहा था वह उठाव जहाज के मस्तूल तक हो रहा था, जो बेटा बहुत ही चिंताजनक था। 25 दिसंबर को ये लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व की ओर पहुंच गए। केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व दिशा में पहुंच गए। मौसम अत्यंत खराब था और इस खराब मौसम के बावजूद भी इन लोगों ने एक साथ क्रिसमस की छुट्टी मनाई। नए वर्ष के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं आया और इन्होंने अपने आप को समझाया कि शीघ्र ही शीघ्र मौसम बदल जाएगा और जब शीघ्र ही शीघ्र मौसम बदल जाएगा तो इन लोगों को यात्रा का आनंद मिलेगा। बेटा 2 जनवरी की सुबह की बात है। भाई नया मौसम आ गया था, पहले दिन अनुमान लगाया था, क्रिसमस मनाया और बेटा 2 जनवरी को सुबह लहरें बहुत विशाल उठ रही थी और ये लोग तूफान को में काम आने वाले पाल जो जहाज में पाल लगते हैं, पाल को क्या कहते हैं, इन्होंने जहाज में लगाया था और 8 नट लगा करके इन्होंने पाल को बांधा था। जब जब जहाज हर लहर के ऊपर उठता तो इन लोगों को विशाल और अनंत लहरें उमड़ती हुई इनकी तरफ आती हुई दिखाई पड़ती थी। हवा के साथ साथ पानी की बौछारें भी बड़ी कष्टदायक लग रही थी। नाव की गति कम करने के लिए तूफान में आने के लिए पाल को गिरा दिया गया और दुम्बल को रस्सी से आर पार बांध दिया गया। फिर इन्होंने दोबारा बांधा और जीवन रक्षक नौका को काम लेने की तैयारी का अभ्यास किया। जीवन रक्षक रस्सियां बांध दी, जलरोधी कपड़े पहन लिए और जीवन रक्षक जैकेट पहने और यात्रा की प्रतीक्षा में लग गए। अर्थात बेटा खूब अच्छी तरह से इन्होंने अपने आप को यात्रा के लिए प्रिपेयर्ड किया, तैयार कर लिया। बेटा संकट का बड़ा ही अशुभ संकेत था। लगभग 6 बज गए, हवा मंद पड़ गई, लेकिन शीघ्र ही आसमान काला हो गया। फिर गर्जन बढ़ने लगी और जहाज के पिछले हिस्से पर विशालकाय बादल छा गए। भयभीत अवस्था लेखक ने महसूस किया। यह बादल नहीं थे, वरन ये ऐसी लहरें थी जो देखने में बादलों के समान एकदम ऊर्ध्वाधर दिखाई पड़ती थी। भयानक तरीके से टकराने के कारण ये लहरें लगभग 2 गुनी ऊंचाई पर उड़ जाती थी। जब जहाज का पिछला हिस्सा लहर के अगले हिस्से पर उछला तो शोर गर्जन में बदल गया और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम लहर के ऊपर चढ़ जाएंगे, किंतु एक जबरदस्त धमाके ने जहाज की छत को हिला दिया। एक जबरदस्त धमाके ने क्या किया बेटा, जहाज की छत को हिला दिया। तेज धार का हरा और सफेद पानी भारी मात्रा में जहाज के ऊपर बिखर गया और
लेखक का जो सिर था वो जा करके जहाज के पहिए से टकराया और जहाज से गिरने और लहराने नीचे डूबने का एहसास होने लगा। लेखक कहता है कि मैंने अपनी असन्न मृत्यु को स्वीकार कर लिया, अब मुझे मर जाना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब मैं अपनी चेतना को खो रहा था तो मुझे शांति महसूस हो रही थी। अप्रत्याशित रूप से लेखक का सिर पानी से बाहर आ गया। ऐसे प्रत्याशा नहीं थी, लेकिन आ गया उसका सिर पानी से बाहर। कुछ ही मीटर दूर वो जो बेबुकाकार जहाज था, नाव थी, डूबने जा रहा था कि उसके मस्तूल पर लगभग क्षैतिज रूप से समानांतर कुछ दिखाई पड़ रहा था। फिर एक लहर ने उसे धक्का देकर सीधा कर दिया और लेखक की जिंदगी मरने के झटके से बच गई। मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में तैरता हुआ बेवाकार के मुख्य लट्ठे से जा टकराया। अगली लहरें मुझे छत पर चारों ओर पुराने कपड़ों की तरह लुढ़काती रही। लेखक की बाईं पसलियां चरमरा गई, मुंह लाल हो गया, मुंह से खून और टूटे दांत से मुंह भर गया, खून और टूटे दांतों से मुंह भर गया। जैसे तैसे मुझे संतुलन चक्र मिल गया, दुम्बल की अगली लहर के लिए व्यवस्थित किया और मैं चिपक गया। समझ रहे हैं? इस प्रकार से जोखिम भरी लेखक की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लेखक ने बताया कि सब जगह जल ही जल था, कहीं पर ऐसा स्थान नहीं था जहां पर जल का अभाव था। मुझे महसूस हो रहा था कि जहाज में नीचे भी पानी था, किंतु यह सब देखने के लिए चक्र छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं थी। कम से कम देख तो ले कि जहाज में पानी था या नहीं था। अचानक सामने वाला दरवाजा खुला और मैरी दिखाई पड़ी, अर्थात मेरी पत्नी दिखाई पड़ी। हम डूब रहे थे। वह चिल्लाई, डैक टूट गए हैं, सब जगह पर पानी है। जो जहाज के मस्तूल थे, डैक थे, उसके बारे में मैरी अर्थात लेखक की पत्नी ने कहा कि डैक टूट गए हैं, सब जगह पर पानी है। दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए मैंने चिल्लाकर कहा, चक्र संभालो। लैरी और हर्द, जो दोनों नाविक हमने अपने साथ लिए थे, पागलों की तरह पानी बाहर निकाल रहे थे। चक्र चला चला करके टूटी हुई लकड़ियां बेतरतीब ढंग से लटक रही थी। पूरा दायां भाग अंदर की ओर फूल गया। कपड़े, बर्तन, चाट, डिब्बे और खिलौने गहरे पानी में शोर करते हुए बिखर गए। सारी सामग्री बिखर गई। मैं आधा तैरकर और आधा रेंगकर बच्चों की केबिन पर पहुंचा और पूछा, क्या आप लोग ठीक ठाक हैं? मैंने पूछा। हाँ, ऊपर की सीट से उन्होंने जवाब दिया, किंतु मेरे सिर में थोड़ा कष्ट है। जो मेरी बच्ची थी अपनी आंखों के ऊपर बड़ी सूजन की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पास सूजे हुए सिरों की चिंता करने का समय नहीं। भले ही सिर में सूजन आ गई, लेकिन आज समय नहीं कि हम इसकी चिंता करें। बेटा, हथौड़ा लिया गया, पेंच लिया गया, मोटा कपड़ा लिया गया। फिर डेक पर संघर्ष शुरू हो गया। दायां भाग खुले होने के कारण ये लोग टकराने वाली हर लहर के पास पानी अंदर आ रहा था। जब जब लहर टकराती थी तब तब पानी अंदर आ जाता था। अगर मैंने कुछ हिम्मत नहीं की तो हम निश्चित ही डूब जाएंगे। लेखक ने कहा कि अगर हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो हम श्योर है डूब जाएंगे। जैसे तैसे कैनवास को फैलाकर छिद्रों को जल रोधी कपड़े से अच्छी तरह से ढका गया। नीचे कुछ पानी बहता रहा, लेकिन अधिकांश पानी अपसाइड के ऊपर बह रहा था। ज्यादा समस्याएं तब सामने आई जब हमने हैंडपंप केबिन के आसपास बिखरे मलबे से अवरुद्ध होने लगे और विद्युत पंप खराब होने लगे। भाई, हैंडपंप खराब होने लगे, विद्युत पंप खराब होने लगे। समस्या आ गई क्योंकि जहाज से पानी को बाहर नहीं किया जा सकता था। पानी का स्तर भयानक तरीके से ऊपर उठ रहा था। डेक पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंडपंप
और साथ में सामने वाले पाल, तिकोने पाल, डोगियों और मुख्य लंगर जहाज पर तोड़ मड़ोड़ दिए गए थे। जो भी सामग्री हमने अपने बचाव के लिए रखा था, वो सारी सामग्री को तूफान ने क्या किया, तोड़ मड़ोड़ करके सामने कर दिया। फिर मुझे याद आया कि चार्ट रूम की फर्श के नीचे के पास एक विद्युत पंप था। मैंने उसे एक बाहरी पाइप के साथ जोड़ा और शुक्र था कि वह काम कर रहा था, अर्थात पानी को बाहर कर रहा था। पानी निकालने, जहाज चलाने तथा रेडियो पर संपर्क स्थापित करने का बड़ा ही दुखदाई समय हमारे पास गुजर रहा था। रेडियो के द्वारा हमें कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि हम दुनिया के किस कोने में और किस अवस्था में हैं। मेरी बेटी का जो सिर था वो ज़्यादा सूज गया और 2 सूजे हुए नीले निशान उसके सिर में बन गए। अब हमने अपने बाएं पर गहरा घाव देखा, बाएं हाथ पर। तब मैंने पूछा घाव के बारे में। उसने उत्तर दिया, मैं आपको उस समय परेशान नहीं करना चाहती जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बचाने की कोशिश आप ना करते होते तो मैं आपको परेशान होने का संकेत दे सकती थी। प्यारे बच्चों, 3 जनवरी की सुबह तक पंपों में जल स्तर नियंत्रित कर लिया और बारी बारी 2 घंटे तक आराम से जल पंप चलते रहे। फिर जल स्तर नीचे जबरदस्त पाया गया। लेखक ने पाया कि बोट का आधार नीचे मुख्य वक्राकार पत्ती में ध्वस्त हो चुका था। वास्तव में बड़ी ही भयानक घटना थी। फिर 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंप चलने के बाद कुछ थोड़ा सा सेंटीमीटर पानी रह गया। अब हमको सिर्फ अभी भी अंदर आ रहे पानी जितनी गति बनाए रखनी थी। पानी जो अंदर आ रहा उतनी गति बनाए रखनी थी, तभी तो पंप से पानी बाहर होता। हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सके। मस्तूल को संतुलित करने वाली रस्सियों पर दबाव पड़ने से पेटे क्षतिग्रस्त हिस्से में टूट गई। अतः हमने तिकोनी पाल के ऊपर उठा लिया और ऊपर की ओर चल रहे, जिधर मेरे 2 टापू थे। मैरी को कुछ नमकीन गौमांस, नमकीन बिस्कुट मिल गए। हमने लगभग 2 दिन में अपना भोजन लिया। मैरी और लेखक ने लगभग 2 दिन तक अपना भोजन किया, किंतु जब उन्हें थोड़ा सा समय मिला, शाम को 4 बजे काले बादल घिरने लगे और अंदर हवा की गति 40 नट की रफ्तार से आ रही थी। रात भर मौसम खराब हो गया। 5 जनवरी की सुबह हमारी हालत बिल्कुल निराशाजनक हो गई। जब बच्चों को सांत्वना देने के लिए मैं अंदर गया तो जॉन ने पूछा, पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि हम सब बच जाएंगे, अर्थात इस हालत से बच निकलेंगे। लेकिन उसने कहा, किंतु पिताजी अगर हम साथ रहें तो हमें मृत्यु का भय नहीं है। आप, मम्मी, शिव और मैं अगर साथ रहें तो हमें मृत्यु का भय कभी सता नहीं सकता है। तो बेटा, इस प्रकार से लेखक ने बताया कि तूफान को हम लोग झेल गए। 6 जनवरी सुबह का समय था। हवा धीमी पड़ गई। मैंने रेडियो का मीटर रीडिंग लेने का प्रयास किया। चार्ट रूम में जाकर मैंने अपनी स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया। हवा की गति क्या है, मार्ग में परिवर्तन क्या है, भटकाव और प्रवाह को जानने की कोशिश किया। लेखक ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यह सुनिश्चित कर लें कि हम महासागर से लगभग 150,000 किलोमीटर अंदर थे। 65 किलोमीटर चौड़े टापू की तलाश कर रहे थे। जब मैं सोच रहा था, मेरी बेटी के दर्द के चलते हुए
मेरे पास आ गई, दर्द के कारण मेरे पास आई। उसके सिर का बायां हिस्सा अब बहुत ज़्यादा सूज आया था और काली पड़ी आंखें सिकुड़न जैसी दरार हो गई थी। उसने मुझे स्वयं के द्वारा बनाया हुआ एक कार्ड दिखाया। कार्ड के मुख्य पृष्ठ पर उसने मेरा और मेरी का व्यंग चित्र बनाया था बेटी ने, और उस पर लिखा था ये कुछ हास्यास्पद व्यक्ति हैं, क्या इन व्यक्तियों ने आपको हंसाया? मैं भी बहुत हंसी थी। कार्ड के अंदर एक संदेशा था, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूं, अतः यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए। आओ हम अच्छे से अच्छा होने की आशा करें। वैसे भी हमें इन चीजों से उबरना था। मैंने अपनी गणनाओं को बार बार जांच किया। हम अपने मुख्य दिशा सूचक यंत्र को खो चुके थे और मैं एक अतिरिक्त यंत्र का काम में ले रहा था जिसे चुंबकीय कोण परिवर्तन के लिए संशोधित नहीं किया गया था। मैं इस बात का ध्यान रखा कि हिंद महासागर के इस भाग में बहने वाले पश्चिमी प्रवाहों का प्रभाव का फिर से अनुमान लगाया जा सकता है। लगभग दोपहर के 2 बजे थे। मैं डेक पर गया और लैरी से जहाज को 185 अंश की दिशा में चलाने को कहा। अगर हमारा भाग्य अच्छा रहा तो मैंने उससे ऐसे विश्वास के साहस कहा कि जिसे मैं खुद महसूस नहीं कर सकता, तो वह लगभग शाम 5 बजे टापू को देखने की आशा कर सकता था। फिर बेटा भारी मन से मैं नीचे गया, अपनी सोने की कच्छ पर चढ़ गया और आश्चर्य की बात यह थी कि मैं सो गया। जब मैं जागा तो शाम को 6 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था। मुझे पता नहीं था कि हमें टापू मिला होगा या नहीं मिला होगा। उस क्षण एक अस्त व्यस्त बालों वाला सिर मेरी शायिका के पास दिखाई पड़ा। क्या मैं आपके गले मिल सकता हूं? जॉनथन ने पूछा। मेरी बेटी पीछे थी। इस समय मुझे गले क्यों मिला जा रहा, मैंने पूछा। क्योंकि आप इस पूरे संसार में सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कप्तान भी, मेरे पुत्र ने उत्तर दिया। खेद है जॉन, आज नहीं, अर्थात आज मैं अच्छा पिता या कप्तान नहीं, क्योंकि आप निश्चित ही हो। भावुकता की आवाज में उसने कहा कि तुमने टापू ढूंढ लिया। पिताजी तुमने टापू ढूंढ लिया क्या? मैं चिल्लाया। यह वह ठीक हमारे सामने है। वे एक साथ बोले, एक युद्धपोत जितना बड़ा। आगे देखिए बेटा, मैं डेक पर दौड़ा और आइल एम्स्टर्डम के स्पष्ट बहिर्रेखा को राहत के साथ निहारा। यह ज्वालामुखी से उत्पन्न एक चट्टान का असुहावना टुकड़ा था जिस पर कोई हरियाली नहीं थी। संसार का सबसे सुंदर टापू। उस रात हमने किनारे के पास समुद्र में लंगर डाल दिया और अगले दिन सुबह हमको किनारे पर लाने में मदद करने पर टापू के 28 निवासी खुश होकर हमारा स्वागत कर रहे थे। यह जमीन एक बार फिर मेरे पैरों के नीचे आ गई तो मैं लैरी और हार्वी के बारे में सोच रहा था, जो अत्यधिक तनाव में भी खुश और आशावादी बने रहे, और मैरी के बारे में सोच रहा था जो उन सभी नाजुक घंटों में फील कर रही थी। सबसे ज़्यादा मैं 7 वर्ष की उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो अपने सिर पर चोट के बारे में बताकर हमको चिंता नहीं डालना चाहती थी। तो बेटा उसे अर्थात किसी प्रकार की मृत्यु का भय नहीं था मेरी बेटी को। यहीं पर इस लेसन की समरी समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम इसकी डिटेल स्टडी लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।